वेलकम यू ऑल टू दिस न्यू यूट्यूब चैनल जिसका नाम है विश्वदीप सर। सो गाइज, इस चैनल के माध्यम से हम जनरल स्टडीज़ के सब्जेक्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ गाइज सब्सक्राइब कीजिए, थोड़ा सपोर्ट कीजिए गाइज। एक छोटे से चैनल को बड़ा ग्रो होने के लिए आपका सपोर्ट। सो गाइज, लेट्स सी नाउ रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। अब हम स्टार्ट करेंगे 1773 से हम देखेंगे। सो बिफोर स्टार्टिंग रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, थोड़ा एक ब्रीफली एक ओवरलुक कर लीजिए कि कंपनी रूल एंड क्राउन रूल टू पार्ट्स में डिवाइड किया था। ओके, जो एक्ट्स थे जो ब्रिटिश हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनने के पहले जो हमें समझना है कि वो हम दो पार्ट्स में डिवाइड किए हैं। तो एक कंपनी रूल में एंड सेकेंड वन इज अ क्राउन रूल में। ठीक है, क्राउन रूल में एक कंपनी रूल एंड सेकेंड वन इज क्राउन रूल। सो कंपनी रूल में कौन कौन से एक्ट आएंगे? 1773 रेगुलेटिंग एक्ट, फर्स्ट इज 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, सेकेंड इज 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट, 1773 एक्ट ऑफ सेटलमेंट, 1781 पिट्स इंडिया एक्ट, 1784 पिट्स इंडिया एक्ट, 1793 चार्टर एक्ट 1, 18 and 13 चार्टर एक्ट 2, 18 and 33 चार्टर एक्ट 3rd, 18 and 53 चार्टर एक्ट 4। ऐसे 4 चार्टर एक्ट की सीरीज। इतना जो एक्ट्स आएंगे, ठीक है, जो मेन जो हमें देखना है इंपॉर्टेंट जो एक्ट है वो एक्ट जो है वो कंपनी रूल में आएंगे। वो एक्ट किस में आएंगे? कंपनी रूल्स में आएंगे, कंपनी रूल्स में आएंगे। देन सेकंड इज क्राउन रूल। जो क्राउन रूल्स है, क्राउन रूल्स, फर्स्ट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1853। जब 1857 को सिपोई मीटूनी हुई थी उसके बाद में क्राउन ने अपने हाथ अपने चार्जेस ले थे और एक्ट लाया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ठीक है, फॉर द फर्स्ट टाइम ब्रिटेन रिकॉग्नाइज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ठीक है, सो 1858 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। देन इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। देन इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स भी इसको कहा जाता है, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 वाला। ठीक है, देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, 1935। देन आफ्टर दैट इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट ऑफ 1947, 1947 का जो इंडियन काउंसिल एक्ट है वो। ओके, सो इतने सारे एक्ट्स हमें देखना है और समझना है। ये एक्ट समझने के बाद गाइज आपको खुद को एनालिसिस करना है, आपको खुद का एनालिसिस करना है कि वो जो सारे एक्ट थे वो सही थे, अच्छे के लिए थे, अपने इंडिया में अच्छे के लिए थे, या फिर उनके बेनिफिट के लिए। इसका एनालिसिस मैं नहीं कर सकता, उसका एनालिसिस आपको खुद को ही करना है और आपको डिसाइड करना है। ठीक है, देन लेट्स सी रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। ओके, अब मैं क्लियर कर देता हूं। सो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, अब ये जो फर्स्ट एक्ट है हैज़ अ वेरी कॉन्स्टिट्यूशनल इंपॉर्टेंस। अब इसको कॉन्स्टिट्यूशनल इंपॉर्टेंस क्यों है? ओके, बिकॉज इस एक्ट के तहत ही जो कंपनी एक एज अ ट्रेडिंग बॉडी थी, सिर्फ ट्रेड करने का ही अधिकार था, एक ट्रेडिंग बॉडी करके ही जो थी उसको अब गवर्नेंस सिस्टम में तब्दील करने की जो एक स्टार्टिंग थी। ओके, सो रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही कंपनी रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल कंपनी को रिकॉग्नाइज किया गया उसके कंपनी के पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन। फॉर द फर्स्ट टाइम ब्रिटेन गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड ईस्ट इंडिया कंपनीज के पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस। ठीक है, अब तुम्हें वो पावर्स हम देते और तुम्हारे पॉलिटिकल्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस भी हम बना के देंगे। रिकॉग्निशन उसको मिल गया। देन लेट द फाउंडेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, इस एक्ट के तहत एक फाउंडेशन, इट्स लेट द फाउंडेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इन इंडिया। ओके, सो दैट्स वाई इट हैज़ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क। ठीक है, क्योंकि अब हमें धीरे धीरे ये वन बाय वन ये एक्ट देख के हमें अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसा निर्माण हुआ, कैसे वो कार्य हुए, कैसी डिमांड हुई असेंबली, ये सारी चीज़ें हमें धीरे धीरे अब हमें देखना है गाइस। सो लेट्स सी रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। सो इसका पहला पॉइंट देखिए, मैंने आपको बताया था ना कि इसके शॉर्ट नोट्स भी हमें कैसे, बुलेट नोट्स कैसे निकालने हैं, एक रिवीजन के वास्ते हमें बुलेट नोट्स कैसे निकालने हैं। तो देखिए, अब मैं एक सिंपल सा वर्ड लिखता हूं, डेजिग्नेशन। डेजिग्नेशन सेकेंड वर्ड मैं यहां पे लिखूंगा, सेकेंड वर्ड सबऑर्डिनेशन, डेजिग्नेशन, सबऑर्डिनेशन। थर्ड इज इस्टेब्लिशमेंट, फोर्थ वन इज प्रोहिबिशन,
देखिए ये 4 वर्ड्स में आपका रेगुलेटिंग एक्ट फिनिश हो गया, ठीक है। अब जिनको पता है, जिन्होंने अच्छे से स्टडी की है, एनालिटिकल व्यू से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी की है, अच्छे से कॉन्सेप्ट समझे हैं, उनको ये चारों वर्ड्स का मीनिंग अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आपको भी समझना है, अगर आप बिगिनर्स हैं और अगर आपको नोट्स कैसे निकालना है, एक बुलेट पॉइंट्स, जो नोट्स हम बोलते हैं ना यूपीएससी वाले जो टॉपर रहते हैं, और मैंने ये बुलेट्स वाले नोट बनाई थी, पूरे चैप्टर को मैंने एक ही पेज में पूरा खत्म कर दिया था, पूरा लिख लिया था, कैसे नोट्स बनाना है। ये जब आप पढ़ाई करते हैं, जब हम स्टार्ट करते हैं, तो स्टार्टिंग में कोई भी ऐसे नोट्स निकालने के लिए सक्षम नहीं बन सकता। वो जो प्रोसेस धीरे धीरे हमारे अंदर डेवलप होती है कि हमें बुलेट नोट्स कैसे बनाए। हमें बुलेट नोट बनाने के लिए सबसे पहले अपने माइंड को इतना डेवलप करना होता है कि हमें वो पूरा चैप्टर एक स्पेसिफिकली ऐसी, जैसे ये होता है ना, जैसे फार्मूला होता है कि वो फार्मूले के बेस पर हम पूरा इक्वेशन हम सॉल्व कर सकते हैं। तो जब हम इंडियन पॉलिटी पढ़ेंगे या फिर आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हो, तो कोई भी टॉपिक उसको हमें वो लेवल तक समझना जरूरी होता है। जब हम उसको एक पर्टिकुलर लेवल पे समझते हैं, पर्टिकुलर लेवल तक हमें उसके जो अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, तब हमें चलता है, तब हमारा माइंड ही हमें आदेश देता है, हमें संदेश देता है कि अगर हमने उसका कोई ना कोई एक ऐसा पॉइंट होता है जो हमें पूरी हिंट देता है उस टॉपिक के बारे में, वो हिंट अगर हमने, वो वर्ड अगर हमने लिख लिया और वो वर्ड हमें अपने आंखों के सामने देख लिया, तो हमें उसका पूरा एक पिक्चर ही हमें पता चलता है, ठीक है। जैसे औरंगजेब, ये वर्ड अगर आपके सामने आ गया तो उसकी पूरी पिक्चर ही पता चलती है कि 1600-1800 में उसका जन्म हुआ, 69-59 में वो गद्दी पे आया, 1707 में उसका देहांत हो गया, वॉट एवर इज दैट। सो एक ऐसा वर्ड, ठीक है। अब गूगल, मैंने आपको एक वर्ड दे दिया, तो आपको पता है गूगल इज अ सर्च इंजन, और अगर आपने डीप में पढ़ा हो तो आप पूरा गूगल के बारे में बता भी सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे डिजिग्नेशन, अगर मैंने रेगुलेटिंग एक्ट में आपको डिजिग्नेशन बताया, तो आपको ध्यान में आना चाहिए, अगर आपने पढ़ाई की होंगी, अगर आप बिगिनर्स भी होंगे, तो आपको समझ में आना चाहिए डिजिग्नेशन क्या, ठीक है। जब आपने पढ़ा होगा तो आपको थोड़ा याद करना चाहिए कि व्हाट इज डेजिग्नेशन। तो डेजिग्नेशन क्या, कि उस समय में जो गवर्नर्स थे, बंगाल, ओके, बॉम्बे, मद्रास, ठीक है। सो डिजिग्नेशन क्या हुआ कि जो गवर्नर ऑफ बंगाल, जो बंगाल का गवर्नर था, उसका डिजिग्नेशन चेंज करके अब उसका डिजिग्नेशन क्या हुआ, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है। गवर्नर ऑफ, देखिए गवर्नर ऑफ बंगाल अब चेंज होके क्या हो गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है। और अब ये गवर्नर जनरल हो गया, गवर्नर सिर्फ वो गवर्नर ही था, तो अब क्या हो गया, गवर्नर जनरल। और उसके बाद सबऑर्डिनेशन, व्हाट इज सबऑर्डिनेशन। अब ये गवर्नर जनरल बना दिया, क्योंकि ब्रिटिश क्राउन को क्या लगा कि यार मुझे इसका भी, बंगाल को भी देखना पड़ता है, क्या घड़ामुड़ी हो रही है, बॉम्बे का अलग देखना पड़ता है, मद्रास का और अलग से देखना पड़ता है, तो वो कंफ्यूज हो जाता था, ठीक है। तो क्यों ना सबको एक सबऑर्डिनेट, मतलब बंगाल के अंडर में इन दोनों जो एरियाज थे उनको लाके उनको एक यूनिट बना जाए, एक ही यूनिट बना दिया जाए। सो सबऑर्डिनेशन माने क्या, कि जो बॉम्बे एंड मद्रास जो गवर्नर्स थे वो अब इसके अंडर में लाए गए। मुंबई का जो गवर्नर था एंड मद्रास का जो गवर्नर था, मेक सबऑर्डिनेट अंडर द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और अब इसका काम बढ़ गया, तो इसको हेल्प करने के लिए 4 मेंबर की काउंसिल्स बनाई गई, ठीक है। 4 मेंबर्स की काउंसिल बनाई गई, किसको, एक गवर्नर जनरल को असिस्ट करने के लिए, गवर्नर जनरल जो भी रहेगा, ठीक है। जो वॉरेन हेस्टिंग था, वो वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वॉरेन हेस्टिंग, इसको हेल्प करने के लिए एक 4 मेंबर की काउंसिल का गठन किया गया, क्योंकि इसको अब कामकाज बढ़ गया। अब जो बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी जो थी वो तो अब बंगाल के अंडर आ गई, तो काम भी तो बढ़ गया ना। तो सो दैट्स वाई 4 मेंबर की काउंसिल इसको हेल्प करने के लिए बनाई गई, ठीक है। हो गया, सबऑर्डिनेशन ध्यान में आ गया। देन इस्टेब्लिशमेंट। सो 1774 में कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट का इस्टेब्लिशमेंट किया गया, और इस्टेब्लिश में एक चीफ जस्टिस था, और इसको हेल्प करने के लिए अदर 3 जजेस,
अदर 3 जजेस रहेंगे। ठीक है, सो डेजिग्नेशन चेंज, डेजिग्नेशन पता चला। सबऑर्डिनेशन क्या, किस किस का सबऑर्डिनेशन किसके अंडर में हुआ और इसको असिस्ट करने के लिए काउंसिल कितने मेंबर की बनाई गई, क्यों बनाई गई, क्योंकि वर्क का लोड अभी बढ़ गया। ठीक है, देन इस्टेब्लिशमेंट, इस्टेब्लिश क्या किया गया, सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश किया गया था कब, 1774 को। ठीक है, और वहां पे एक क्या, एक चीज सुप्रीम कोर्ट है तो एक चीफ जस्टिस तो रहेंगे, लेकिन उसके नीचे उसको असिस्ट करने के लिए 3 अदर जजेस भी रहेंगे। ठीक है, क्लियर। देन नेक्स्ट इज प्रोहिबिशन। देखिए गाइज, कंपनी के जो कुछ भी सर्वेंट थे, कंपनी के जो भी सर्वेंट थे उनको प्रोहिबिट किया गया। प्रोहिबिशन माने कि क्या, प्रोहिबिट करना, किनको, कंपनी के सर्वेंट को, किस चीज के लिए, प्राइवेट ट्रेड करने के लिए। किसको, कंपनी के जो वर्कर्स थे, कंपनी के वर्कर्स को एक तो प्राइवेट ट्रेड करने के लिए प्रोहिबिट किया गया, और सेकंड इज गिफ्ट्स वगैरह एसेट, मतलब जो नेटिव्स थे, इंडिया के जो नेटिव्स थे उनकी तरफ से गिफ्ट्स एक्सेप्ट करने के लिए कंपनी के जो मेंबर्स थे उनको प्रोहिबिट किया गया। क्यों, क्योंकि इंडिया में उस वक्त जो जमींदार थे, जो जमींदार बोलते, जो पावरफुल थे, उनके पास थोड़ा इकोनॉमी थी, अच्छी खासी जमीन थी, जायदाद थी, वो क्या करते थे, ब्रिटिशर्स को कुछ ना कुछ गिफ्ट दे के उनके साथ एक अच्छा रिलेशन मेंटेन करने की कोशिश करते थे, ताकि उनको ब्रिटिशर्स के द्वारा कोई भी तकलीफ ना हो। ठीक है, आप समझ रहे हो मेरी बात, उनको कोई तकलीफ ना हो इसलिए वो कुछ ना कुछ ब्रिटिशर्स को गिफ्ट देते थे, चलो कुछ दे दिया जाए ऐसा, तो ब्रिटिशर्स को अच्छा लगता था, अरे हमें तो अभी गिफ्ट मिल रहा है ना उनकी तरफ, तो वो उनके साथ अच्छा व्यवहार रखते थे। ठीक है, सो देखिए 4 पॉइंट्स, डेजिग्नेशन समझ में आ गया, सबऑर्डिनेशन, एस्टेब्लिशमेंट एंड प्रोहिबिशन। अगर मैं आपको पूछूं कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 बताइए, तो डेजिग्नेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल डेजिग्नेशन, प्रोहिबिशन, एस्टेब्लिशमेंट एंड सबऑर्डिनेशन। सो डेजिग्नेशन क्या, गवर्नर ऑफ बंगाल, डेजिग्नेशन गवर्नर ऑफ बंगाल का चेंज होकर क्या हो गया, अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, सेकेंड इज सबऑर्डिनेशन, मद्रास एंड बॉम्बे प्रेसिडेंसी सबऑर्डिनेट अंडर द बंगाल, मतलब बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसीज जो गवर्नर्स थे, गवर्नर्स ऑफ बॉम्बे एंड गवर्नर ऑफ मद्रास केम अंडर द गवर्नर ऑफ बंगाल। ओके, सो अब इसका वर्कलोड बढ़ गया, उसके कामकाज ज्यादा हो गए, तो उसको मतलब गवर्नर जनरल को असिस्ट करने के लिए एक 4 मेंबर्स की काउंसिल भी बनाई गई, एक 4 मेंबर की काउंसिल का गठन किया गया। ठीक है, ताकि इसको हेल्प हो सके गवर्नर जनरल को। देन इस्टेब्लिशमेंट, अभी मैंने आपको बताया कि 1774 को कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का इस्टेब्लिशमेंट हुआ कोलकाता में, और उसमें एक चीफ जस्टिस था और उसको हेल्प करने के लिए 3 अदर जजेस भी थे। वेरी क्लियर। देन नेक्स्ट इज प्रोहिबिशन, किसको प्रोहिबिट किया जाना था, कंपनी के जो कुछ भी वर्कर्स थे, कंपनी के जो कुछ भी मेंबर्स थे, उनको नेटिव की तरफ से गिफ्ट्स या फिर प्राइवेट ट्रेड, क्योंकि उस वक्त कंपनी के जो मेंबर्स थे वो प्राइवेट ट्रेड करके जो भी मुनाफा होता था वो इंग्लैंड में अपने फैमिली के लिए, अपनी पर्सनल संपत्ति ज़्यादा से ज़्यादा जमा करने के लिए कुछ ना कुछ प्राइवेट चोरी चुपके से काम करते थे, तो वो भी प्रोहिबिशन कंपनी के द्वारा लाया गया था। तो दिस इज अबाउट द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। सो आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मे भी कुछ पॉइंट्स मे भी इंक्लूडेड नहीं हो सकते या फिर आप काफ़ी अच्छे से पढ़ाई करते होंगे, बट मैंने ट्राई किया। सो गाइज, वीडियो कैसी लगी, आपको समझ में आया है कि नहीं आया है, प्लीज़ बताइए। और आप कौन सी सिटी से हो, अगर आप मेरे वीडियो देख रहे हैं तो आप किस सिटी से हो, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और प्लीज़ गाइज मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि जो भी बड़े टीचर्स होंगे उन्होंने 0 से ही स्टार्ट किया होगा और मैं भी 0 से ही स्टार्ट किया हूँ। सो प्लीज़ आपके सपोर्ट के बिना कुछ भी नहीं गाइज, सो प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट कीजिए। कुछ भी नहीं करना है बस गाइज, आपको बस थोड़ा सब्सक्राइब भी करना है और थोड़ा अगर अच्छा लगे तो बताना है, बुरा लगे वैसे भी बताना है, कोई सजेशन देना है वैसे भी सजेशन दे सकते हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे अब स्टार्टिंग है गाइज, जैसे जैसे मेरा कॉन्फिडेंस और बढ़ता रहेगा वैसे वैसे मैं आपको और भी कॉन्फिडेंटली अच्छे से अच्छे कंसेप्ट, अच्छे से अच्छे क्लैरिटी के साथ से आपको नॉलेज एक शेयर करने की मैं इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से कोशिश करूंगा गाइज। सो बने रहिए मेरे साथ। मेरे नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट इसमें देखेंगे एक्ट ऑफ सेटलमेंट, पिट्स इंडिया एक्ट। जितने कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा एक्ट कवर होने को करने की मैं कोशिश होंगी उतनी मैं कोशिश करूंगा। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। ठीक है गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।